हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी बूस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है तृप्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ। लेकिन उसके पहले ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे आपकी प्यार की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हमारा ये कनेक्शन जो है वो आगे भी बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। जो ग्रोथ है वो एक प्रोसेस है और ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोसेस है। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चलती है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाई जाती है। जब हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब गर्भ अवस्था में रहते हैं, तब से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और हमारी मृत्यु तक के, मतलब द एंड ऑफ लाइफ तक के, ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। गर्भधारण अवस्था से लेकर मृत्यु तक के चलने वाली प्रक्रिया को हम ग्रोथ कहते हैं। अब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग गर्भावस्था के दौरान जो ग्रोथ होती है वो किस तरह की ग्रोथ रहती है? वो नॉर्मली स्ट्रक्चरल ग्रोथ रहती है ना। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट में बेबी बनना शुरू होता है ओवम में और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है। गर्भधारण की प्रोसेस में ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बुढ़ापा जो रहता है वो भी ग्रोथ का ही एक ग्रोथ के अंदर ही आता है। तो जब हमारा बुढ़ापा आने लगता है तो उस टाइम पर भी, ओल्ड एज में भी हमें काफ़ी सारी ग्रोथ होती हैं, काफ़ी सारे हमारे में चेंजेस होते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होते हैं इसमें हमारे, जिसमें जो प्राणी है वो मैच्योरिटी के और बढ़ता जाता है धीरे धीरे। देखा होगा आपने, जब आप बचपन में रहते हैं तब आप इतना, आपका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, आप इतने मैच्योर नहीं होते हैं, आपको नहीं पता रहता हमें किससे कैसा व्यवहार करना रहता है। जैसे जैसे आप ओल्ड एज की ओर बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे आप व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। आप ये सीखते हैं हमें किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एक ये मेंटल ग्रोथ भी होती है यहाँ पे है, और साथ ही साथ हमारी इमोशनल ग्रोथ भी होती है। हमें पता चला रहता है कि कहाँ हमें अच्छा फील हो रहा है, कहाँ हमें बुरा फील हो रहा है, कुछ इंसल्ट फील होती है, कभी हमें हैप्पीनेस फील होती है। ये इमोशनल ग्रोथ भी यहाँ पे होती है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे। अब जो ओल्ड एज वाली ग्रोथ रहती है, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ के बारे में अगर बोला जाए तो अबाउट 30 के बाद या 40 प्लस जब हम हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे फेस पर जो है हल्की हल्की फ्राइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम झुर्रियाँ कहते हैं। तो वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ में आती है। उसके अलावा हेयर्स का कलर ग्रे होने लगता है, वाइट होने लगता है। ये एक ये प्रोसेस के बारे में हमें पता चलता है कि हाँ, हमें ग्रोथ हो रही है और चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है हमारी बॉडी में। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के ये इस तरह के धीरे धीरे हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चाहे वो स्ट्रक्चरल परिवर्तन हो, फिजिकल परिवर्तन हो आप में, चाहे मेंटल परिवर्तन हो, बौद्धिक ज्ञानेंद्रिय वाले परिवर्तन हो, चाहे आप में इमोशनल परिवर्तन हो, आपकी भावनाओं से रिलेटेड हो। इस तरह ये जितने भी परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं वो सभी हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं विकास के नियमों की। टोटल 10 विकास के नियमों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, लेकिन उसमें से अगर आप 5 या 7 भी लिख देंगे है ना अपने एग्ज़ाम में तो भी इनफ होगा। सबसे पहले नंबर 1 है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है। ये ज़िंदगी भर चलती रहती है और ये कभी रुकती नहीं है। ये कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है।
मतलब ये प्रोसेस जो है वो कभी स्लो चलती है, कभी फास्ट चलती है, बट ये स्टॉप नहीं होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं होती है। ये कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, बट स्टॉप नहीं होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के अगर मैं आपको बताऊं तो जब 3 साल के बच्चे रहते हैं तब तक कि उनमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आप जैसे देखेंगे न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं, खाली रोते हैं, धीरे धीरे वो थोड़ा हैंड मूवमेंट करना शुरू करते हैं, देन उसके बाद वो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, घुटनों पे चलना घसीटना शुरू करते हैं, देन वो धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, पैरों पे अपने चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उनका फिज़िकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद वो बोलना भी सीखते हैं, थोड़ा समझना भी सीखते हैं। तो ये मेंटल चेंजेस भी उनमें देखने को हमें मिलते हैं। इस तरह 3 साल तक के बेबी में आप अगर देखेंगे तो बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट आपको, फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बट उसके बाद जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ जो है वो कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, बट ये कभी रुकती नहीं है। और एक और बात, ये कभी भी सडन नहीं होती है, ये कभी भी अचानक नहीं होती है। ग्रोथ जो होती है ये आपका प्रीवियस जो ग्रोथ रहती है उसी का हमें आगे फल मिलता जाता है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा जो है उसको आप एक दिन पहले देखेंगे और दूसरे दिन देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि उसका साइज़ इतना है और एकदम से इतना हो गया। नो, ये धीरे धीरे होता है ना। सो ग्रोथ एक कंटिन्यूशन में चलती है और एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। देन हम सेकंड लेते हैं, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। सो डगलस और हॉलैंड दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया है, ये सिद्ध करा है कि अलग अलग व्यक्तियों में जो ग्रोथ रहती है उसका रेशो जो रहता है वो अलग अलग रहता है। बिकॉज हम इंडिविजुअल रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं, हमें डीएनए आरएनएस भी अलग अलग होते हैं, इसलिए जो हमारी विकास की प्रक्रिया है वो भी थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि जो बच्चा अगर जन्म के समय उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है, सो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बड़े होकर भी उसकी हाइट जो है वो बढ़ी रहेगी। बट जो बेबी बचपन में जन्म के समय थोड़ा उसकी हाइट कम है, ये हमेशा देखने को मिलेगा कि बड़े होकर भी उसकी हाइट थोड़ी सी कम रह जाएगी। तो ये इंडिविजुअली अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और नाउ वी विल मूव टू अवर थर्ड सिद्धांत। तो हमारे थर्ड सिद्धांत का नाम है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत मीन्स विकास जो है वो एक क्रम में चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसमें प्याजे, गैसले और शार्ले, इन तीनों वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षण करे और इसमें उन्होंने पाया कि बालक का जो भाषीय विकास है, जो बोलने का, उसकी भाषा का जो विकास है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक क्रम में चलता है। जब बालक नवजात होता है, न्यू बॉर्न रहता है, जब वो पैदा होता है तो वो सिर्फ रोता है, रोने की ध्वनि निकालता है और उसके पास लैंग्वेज का कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे जब वो 3 मंथ का हो जाता है तो वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ को निकालने लगता है। उसके बाद जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो वो थोड़ी सी प्यारी वाली, अच्छी वाली, थोड़ी सी मधुर ध्वनि निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो 7 मंथ का होता है तब वो पापा, बाबा, बाबा इस टाइप की ध्वनि मीन्स शब्दों को थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर देता है ना। कुछ कुछ बोलता है ऐसे बाबा, मामा, नाना, इस टाइप की ध्वनि को निकालना शुरू करता है। और ये सब सिद्ध करा जा चुका है परीक्षणों के द्वारा। देन वी विल मूव टू अवर 4th पॉइंट, एंड 4th पॉइंट इज विकास दिशा का सिद्धांत। इस विकास दिशा के सिद्धांत का मीनिंग ये है कि विकास जो है वो एक
दिशा में होता है, एक किसी भी एक डायरेक्शन में होता है। अभी किस डायरेक्शन में होता है, तो ये होता है टॉप टू बॉटम वाले डायरेक्शन में। मीन्स सर से स्टार्ट होता है और धीरे 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 पैर की ओर जाता है। तो ये जो विकास है वो टॉप टू बॉटम होता है, सर से पैर की दिशा में ये जो विकास है वो जाता है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने हेड को उठाना स्टार्ट करता है, अपने सिर को उठाने की कोशिश करता है। देन वो कंसंट्रेट करता है अपनी आई पे। जब छोटा बेबी रहता है तो वो आई को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बट धीरे धीरे जब 3 मंथ का हो जाता है तो वो आई मूवमेंट को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना शुरू करता है, कहीं एक जगह पर अपनी आइज़ को लगाए ध्यान करने की, उसको ध्यान पे उस पॉइंट पे लगाने की कोशिश करता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो किस तरह हमें पता चलता है कि ये टॉप टू बॉटम ये स्टार्ट होता है। उसके बाद वो अपने हैंड मूवमेंट करना शुरू करता है ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये टॉप टू बॉटम जो है वो ग्रोथ की ये प्रक्रिया जो है हमारी वो चल रही है। सो नेक्स्ट आते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक जो है वो पहले अपने संपूर्ण अंग को चलाना शुरू करता है, उसके बाद उस संपूर्ण अंग से रिलेटेड जो उप अंग रहते हैं उनको चलाना सीखता है, उनका मूवमेंट करना सीखता है। मीन सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा है तो वो अपने पूरे हाथ को हिलाना शुरू करता है, उसका मूवमेंट स्टार्ट करता है। देन वो उंगलियों को चलाना शुरू करता है और उसके बाद वो जब इन दोनों को अलग अलग चलाना सीख जाता है उसके बाद वो इसको पूरी तरह से चला सकता है। मीन्स हैंड और फिंगर्स दोनों का मूवमेंट उसके बाद वो कर सकता है। तो ये एक होता है कि एकीकरण का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले बालक जो है वो अपने मेन जो रहता है उस अंग को चलाना शुरू करता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो उसके पार्ट्स आते हैं उनका मूवमेंट करना शुरू करता है। तो हमारा 6 नियम है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारे अंदर जो भी बालक के अंदर शारीरिक चेंजेस होते हैं या जो मेंटल चेंजेस होते हैं या जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, मीन्स फिजिकल मेंटल इमोशनल चेंजेस, शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक चेंजेस जो रहते हैं वो सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपका बॉडी का साइज़ चेंज होता है, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप के इमोशंस भी चेंज होते जाते हैं, लोगों के प्रति आपका व्यवहार भी चेंज होता जाता है, आप लोगों को आप में सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, डिसीज़न लेने के पावर्स बढ़ जाते हैं और आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी हाइट हेल्थ बढ़ती है, उसी के साथ साथ आप में फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी आते हैं, आपके व्यवहार में भी आपके चेंजेस आते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मीन्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं, उसी समान हम अगर देखेंगे तो मेल्स और फीमेल्स भी अलग अलग रहते हैं, तो उनमें भी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में भी काफ़ी सारे शारीरिक चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स शुरू होने लगती हैं, बॉयज़ में दाढ़ी मूछ आने लगती हैं, स्टैक्स वगैरह आने लगती हैं। और उसके अलावा अगर आप व्यवहारिक रूप से इसको देखेंगे, मेंटल तरीके से आप इसको देखेंगे तो जो गर्ल्स रहती हैं वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ थोड़ी सी ज़्यादा शर्मीली रहती हैं। तो ये हो गया उनका इमोशनल चेंजेस। और उसके अलावा हम देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी इन लोगों के जो बिहेवियर रहते हैं वो भी थोड़े से चेंज रहता है, इन लोगों की पसंद भी कई तरह से चेंज होती हैं। जैसे गर्ल्स को
घर घर खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो वहीं बॉयज़ को जो रहता है वो फुटबॉल या क्रिकेट में वो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअली वेरी करता है गर्ल्स और बॉयज़ में, कि ये इंडिविजुअली इन लोगों का बिहेवियर मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अलग अलग रहता है एक दूसरे से। उसके बाद हम बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें हरलॉक ने लिखा है, हर जाति चाहे वो एक पशु हो या मानव, वो अपनी जाति के अनुसार ग्रोथ करता है और इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो हर जाति जो है, हरलॉक ने ये बताया है, ये सिद्ध करा है कि हर जाति जो है वो अपने अपनी जाति के हिसाब से उसमें अपने अपने चेंजेस रहते हैं। मतलब अगर इंसान है, मानव है, तो मानव जाति के लोग जो हैं वो मानव की तरह बिहेव करेंगे, उसमें ग्रोथ भी मानव की तरह होगी। अगर कोई शेर है तो उसमें उसकी ग्रोथ उस तरह से होगी। अगर कोई चूहा है तो उसमें उसका की ग्रोथ और उसकी एजिंग जो है वो एक चूहे की तरह रहेगी। तो हर जाति के प्राणी में ग्रोथ होती है, बट वो वैरी करती है उस जाति के हिसाब से। ये सिद्ध कर रहा है हरलॉक ने। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट सिद्धांत के बारे में, जो कि है सामान्य तथा विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मीन्स बालक जो भी है वो सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, उसके बाद वो विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जब किसी बच्चे को अगर कुछ भी चीज़ इंडिकेट करनी हो अपनी उंगली से, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी का मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया हुई। उसके बाद जाके वो उस चीज़ को इंडिकेट कर पाता है जो चीज़ उसको चाहिए है। तो ये एक विशिष्ट प्रक्रिया हो गई कि वो किसी एक विशिष्ट चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। सो ये हो गई हमारी कि सामान्य प्रक्रिया से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर जाना। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार रिमेंबर करा दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें जो एक वैज्ञानिक थे स्कीनर ने ये सिद्ध करा है कि वंशानुक्रम जो रहता है उससे बालक को जो भी इसकी क्वालिटीज़ मिलती हैं वो एक सडन एज तक के रहती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, है ना। बट उसके चारों तरफ के वातावरण का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उससे भी उसके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं उसमें भी। वंशानुक्रम मीन्स जो हमें डीएनए वगैरह में से जो हमारे वंश के और से हमें मिलते हैं, इनहेरिटेंस जो रहता है उससे हमें जो क्वालिटीज़ मिलती हैं वो एक लिमिट तक रहती हैं, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो आप मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के माँ बाप की हाइट बहुत ज़्यादा है तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बिकॉज उसमें डीएनए उन दोनों का है तो उस बच्चे की भी हाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको चारों तरफ वातावरण उस टाइम पे ऐसा नहीं मिला है, मान लीजिए कि उसको बचपन में अच्छा न्यूट्रिशन फूड नहीं मिला है, वो कुछ कुपोषण का शिकार हो गया है या उसको दूषित फूड मिला है, दूषित खाना मिला है उसको, तो उसके कारण ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी ना हो पाए और वो एक मीडियम साइज़ में रह जाए, एक मीडियम हाइट तक के रह जाए, ना बहुत ज़्यादा हो पाए तो, या हो सकता है मीडियम से और कम हाइट का भी रह जाए। तो वंशानुक्रम की एक लिमिट रहती है, वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो आपके चारों तरफ का वातावरण रहता है उसका भी आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये थे मेरे आज के ग्रोथ के बारे में नियम। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करें।